हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कंसेप्टम एकेडमी पे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 4 होगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस और उसका प्रोसेस, कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, और हमारा कुछ डाउट ब्रेकिंग सेशन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एमनियोसेंटेसिस है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेगनेंसी से पहले किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग इस एमनियोसेंटेसिस का यूज़ हम लोग फीटल सेल को ऑब्टेन करके चेक करते हैं, ताकि हम लोग कुछ डिजीज़ के बारे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, बेबी के सेक्स के बारे में, डिसऑर्डर की अगर बात करें तो टर्नर सिंड्रोम है, क्लिंटफर सिंड्रोम है, तो ऐसे बहुत सारी डिजीज़ है जिसका पता हम लोग लगा सकते हैं। इसका अपना एक प्रोसेस होता है। तो चलिए आइए हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस होता किस तरीके से है। चलिए ये रहा आपका प्रोसेस जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। जो बेबी होता है, जो माँ के पेट में जो बेबी होता है उसको फीटस बोलते हैं, जो सराउंडेड होता है किससे? तो भाई प्लेसेंटा से। ये जो प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस का हम लोग इसलिए करते हैं ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी चीज़ों को और फीटल में इन्फेक्शन है कि नहीं, डिजीज़ है कि नहीं, देखा जा सके। तो ये डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको डेवलपिंग फीटस दिख रहा है जिसके सराउंडेड में जो येलो कलर का वाइट लाइनिंग है वो एमनियोटिक वो प्लेसेंटा है। चलिए ये जो प्रोसेस है ये सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी की मदद से हम लोग फीटस के पोजीशन को ऑब्टेन करा पाते हैं, पता लगा पाते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे एक्चुअल पोजीशन है, ताकि डैमेज कम हो सके। उसके बाद एक हॉलो इंजेक्शन यानी खाली इंजेक्शन के मदद से हम लोग फीटस के अंदर से फीटल सेल्स को ऑब्टेन करते हैं, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। और ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 ml ले सकते हैं। अगर हमारा किस तरीके का काम है उस पर डिपेंड करता है, 15 ml से कम में भी हमारा काम हो सकता है। क्लियर है चीज़? चलिए आगे देख लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग तो समझ गए ये प्री नाइटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। चलिए तो प्रोसेस क्या क्या होगा? प्रोसेस होगा इसमें सबसे पहला कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड ऑब्टेन करना है। उससे पहले आपको सोनोग्राफी करना पड़ेगा जिससे आप पता लगा सकें कि एक्चुअल पोजीशन क्या है फीटस का। यहाँ पे एक बच्चे लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि पता लगा सके कि क्या फीटस को कोई डिसऑर्डर, कोई इन्फेक्शन है, या फीटस का सेक्स भी डिटरमाइन किया जा सके। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में लास्ट में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि एमनियोसेंटेसिस करने के लिए यू नीड अ हॉलो सिरिंज। सबसे पहले एक आपको हॉलो सिरिंज चाहिए जिसमें आप 15 ml इंजेक्ट करके, अच्छा जो इंजेक्शन देने का तरीका होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड लेने का तरीका होगा वो काफ़ी स्पेशलिस्ट के द्वारा आप करा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस, ऐसे ही नॉर्मली नहीं। क्योंकि अगर ये एम्ब्रियो में लग गया, एक बार सिरिंज का जो इंजेक्शन का जो नेडल होता है वो लग गया तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरा स्टेप के बारे में बात करें, उसके बाद जो फीटल सेल को इंजेक्शन के थ्रू ऑब्टेन कर लिया गया था उसको क्या किया जाएगा? कल्चर किया जाएगा, यानी कि विट्रो में रखा जाएगा, लैब में रख करके उसका स्टडी किया जाएगा। चलिए आपको एक बात बता दें कि आप लोगों को फर्टिलाइजेशन जानते हैं। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल का गैमेट फ्यूज़ करता है और फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। उसके बाद आप लोग पढ़े हैं कि जाइगोट में भी फर्दर डिवीज़न होता है, लेकिन वो डिवीज़न माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी माइटोसिस होता है। सेल डिवीज़न के दो प्रकार हैं, एक है मियोसिस, एक है माइटोसिस। मियोसिस जो है वह रिडक्शनल डिवीज़न है जिसमें सेल जब डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम का संख्या हाफ हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। लेकिन माइटोसिस में सेल की संख्या 2 रहती है और क्रोमोसोम की संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होगा और जाइगोट के सारे सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे, उनका सारा का प्लॉयडी सेम होगा। इसका मतलब सारे के सारे फीटल सेल्स का प्लॉयडी भी सेम होगा। तो कल्चर कर लिया गया दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग होता क्या है? जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो फीटस में भी 23 पेयर होगा, तो उसको स्टेन किया जाता है। स्टेन का मतलब क्या होता है? कलर डाला जाता है ताकि वो विजुअलाइज हो सके, मतलब दिख सके। तो बेसिकली क्या है कैरियोटाइपिंग को अगर आप डिफाइन करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑल 46 क्रोमोसोम्स
ऑफ द ह्यूमन इन पिक्टोरियल फॉर्म, यानी पिक्चर के फॉर्म में जब अरेंज करके स्टडी करते हैं हम लोग क्रोमोसोम का एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस की मदद से, तो उसको क्या कहा जाता है भाई साहब? उसको कहा जाता है कैरियोटाइपिंग। ठीक है, और कैरियोटाइपिंग की केयरफुल स्टडी से आप बच्चे का जो भी फीटस का जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या फिर किसी तरीके का एमाइनो एसिड के आ जाने के कारण कोई डिसऑर्डर है या फिर सेक्स उसका क्या है, मेल है या फीमेल है, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये 3 स्टेप्स हैं एमनियोसेंटेसिस का। और कैरियोटाइपिंग में होता क्या है, पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर को अरेंज किया जाता है कुछ इस तरीके से, और हर क्रोमोसोम के स्टडी को मतलब इसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। चलिए, अब बेनिफिट्स क्या है, क्या फ़ायदा है कैरियोटाइपिंग करने का? तो सबसे पहला है कि आप कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स को पता लगा सकते हैं। कॉन्जेनाइटल इफेक्ट्स जो डिफेक्ट्स बाय बर्थ होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं, उनको कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या डिफेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे पिक्टोग्राफी जब होगा क्रोमोसोम का यानी कैरियोटाइपिंग होगा, तो आपके सामने पूरा का पूरा 23 पेयर होगा। अब मान लेते हैं कि अब जैसे बच्चों के मन में सवाल आया ना कि कैसे पता लगाएंगे भाई कि डिज़ीज़ है, किसी भी फीटस को आने वाले टाइम में उसको डिज़ीज़ होने वाला है। तो चलिए एक डिज़ीज़ का एग्जांपल देखते हैं जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बेटा क्या होता है कि आप जानते हैं टोटल 23 जोड़ा है, तो 21st क्रोमोसोम जो होगा वहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होगा। ट्राइसोमी का मतलब वहाँ पे एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होता है ना, लेकिन यहाँ 21वां नंबर पर 3 क्रोमोसोम होगा, और ऐसा डिसऑर्डर को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है या फिर ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया तो यहाँ पे मिल गया कि किस तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को एमनियोसेंटेसिस की मदद से। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब सेक्स डिटर्मिनेशन अब सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होता है। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, ये आप जानते हैं कि मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वह X और Y है, जो कि 22nd और 23rd नंबर पे प्रेजेंट होगा पेयर के। तो 23rd पेयर जो होगा वो होगा सेक्स क्रोमोसोम अपना, तो मेल में वो तो होगा या फिर X और Y, और या तो फीमेल में होगा X और X। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, चलिए देखते हैं। नॉर्मली मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स डिटरमाइनर कौन है? यहाँ पे मेल अगर Y क्रोमोसोम देता है, क्योंकि एक पेयर में से एक ही क्रोमोसोम देते हैं, तब जाके एक सेल से गैमेट बना, फिर एक सेल से गैमेट बना और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल ने अगर Y क्रोमोसोम दिया तो मेल बेबी होने के चांसेस हैं, और मेल ने अगर X क्रोमोसोम दिया तो फीमेल होने की चांसेस रहता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है अपने सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो कि 50% है। लेकिन इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं क्लिंटफर सिंड्रोम। क्लिंटफर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम की जगह पर XXY प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? XXY, एक एडिशनल X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको क्लिंटफर सिंड्रोम कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग इसके लास्ट सेक्शन में इस डिजीज़ के बारे में सब पढ़ेंगे। अभी आपको बस बता दिया जा रहा है किस तरीके से ऑब्टेन या पता लगा सकते हैं आप बीमारियों के बारे में। एक और बीमारी होता है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम में केवल X प्रेजेंट होता है और इसको डिनोट XO टाइप से किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। सेक्स डिटर्मिनेशन का अपना इंडिया में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है। क्यों बैंड है इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिसयूज़ किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। लोग देखते हैं कि लड़की है तो उसको मार दिया जाता है, और इस प्रोसेस को फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, यानी कि नारी भ्रूण हत्या कहा जाता है। और ऐसा करने से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया का अपना सेक्स रेशियो होता है, जैसे आम तौर पे सेक्स रेशियो होना चाहिए
1:1 का, यानी एक मेल के लिए एक फ़ीमेल। लेकिन अभी जो सेक्स रेशो किसी पर्टिकुलर एरिया का, या फिर अगर बात करें इंडिया में या किसी स्टेट की बात करें, तो 1000 से 934 यानी 1000:954 का रेशियो चलता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 1000 मेल पे 934 फीमेल है। तो ये फ़ीमेल फीटिसाइड से बड़ा ख़तरनाक इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई 2-3 शादी कर ले तो फिर तो बेरा ही गर्क है। और यानी कि इक्वालिटी नहीं होती है। मतलब समाज को ये समझना चाहिए कि बेटी जलाओगे, बेटी को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। बहरहाल ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बढ़ लेते हैं। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक बर्थ डिफेक्ट है, यानी बचपन से ही होता है, जिसमें एक एमाइनो एसिड का सिंथेसिस हो जाता है और एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्लियर है चीज़। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया सबसे पहले डिसऑर्डर के लिए एक टेस्ट होता है जिसको PKU टेस्ट कहा जाता है या PKU स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। ये क्रोनिक डिजीज़ है, या हो सकता है कि इसको डेथ भी हो सकता है, या लाइफ टाइम के लिए ये बीमारी रहती है। इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट से कुछ मदद ज़रूर हो सकती है। ये टेस्ट कब होता है? तो जब जो नया बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके पैदा होने के 24 से 72 घंटा के अंदर में ये टेस्ट करा लिया जाता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से, जिससे आपको पता चलता है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया जैसी डिज़ीज़ है कि नहीं है। तो ये था आज के लेक्चर में फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस का एक बार प्रोसेस फिर से देख लीजिए क्या था। सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड को ऑब्टेन करना, जिसका अमाउंट 15 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर फीटस सेल्स को, एमनियोटिक सेल्स को कल्चर करके विट्रो में रखा गया। और तीसरा स्टेप कैरियोटाइपिंग किया गया। कैरियोटाइपिंग क्या है? पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है क्रोमोसोम्स का, जिसको स्टडी करके हम लोग आसानी से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर्स और सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इंडिया में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है। क्यों बैंड है? क्योंकि फीमेल फीटिसाइड किया जाता है। तो अच्छा, एक यहाँ पे तो सवाल आना चाहिए कि जब एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस होगा तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी पता चल ही जाएगा। तो इंडिया में बैंड है तो कैसे होता है ये प्रोसेस? तो मैं आपको बताता हूँ। जब कैरियोटाइपिंग होता है तो 46 क्रोमोसोम्स का ही होता है, 23 पेयर्स का ही होता है। तो उसमें लास्ट वाला जो 2 क्रोमोसोम है, एक पेयर जो है यानी 45th और 46th यानी 23rd पेयर, उसको हाइड कर दिया जाता है किसी चीज़ से, ताकि सेक्स ऑफ द बेबी पता नहीं चल सके। और ऐसा केवल इंडिया में होता है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस का पूरा फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाता है। ऐसा अगर कोई डॉक्टर करता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। होप करते हैं कि आपको एमनियोसेंटेसिस समझ में आ गया होगा। चलिए अब डाउट्स देख लेते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी हो जाने के बाद हार्मोन्स पे और गैमेट्स पे क्या असर पड़ता है, कहाँ चला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ओवरी है और टेस्टिस है वो गोनैड्स है और इंडोक्राइन है। इंडोक्राइन है इसका मतलब वो हार्मोन जो है वो डायरेक्टली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या ब्लैडर वगैरह में रिलीज़ नहीं करता है, ये वेन्स के थ्रू ब्लड में रिलीज़ करता है। तो यानी ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी के बाद सेक्स हार्मोन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रहा बात ओवम और स्पर्म का, तो ओवम और स्पर्म जो है वह कंटिन्यू बनता रहता है। लेकिन स्पर्म के केस की अगर बात करें तो स्पर्म में स्पर्म बनता रहता है और वह इपिडिडाइमिस के थ्रू और स्किन के थ्रू कंटिन्यू बनता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी सरफेस के द्वारा। यानी कि अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको देख करके पता चलेगा कि वैसेक्टॉमी में क्या होता है, स्पर्म बाहर नहीं आ सकता है लेकिन सीमेन बाहर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, 3 ग्लैंड, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बात कर लेते हैं ट्यूबेक्टॉमी में। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है कि ओवम अपने टाइम पे रिलीज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन ब्लॉकेज हो जाने के कारण यानी कि ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब के काट देने के बाद वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है जो ओवम रिलीज़ हो जाता है, या फिर एट्रीशिया हो सकता है। एट्रीशिया यानी कि ब्लॉकेज हो जाएगा और एक्यूमुलेशन हो जाएगा एग का, और ज़्यादातर केसेस में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में। तो ये होता है गोनैड्स के साथ, यानी कि गैमेट्स कंटिन्यू रिलीज़ हो रहा होता है
स्पर्म के केस में सीमेन रिलीज़ होता है, स्पर्म रिलीज़ नहीं होता है और हार्मोन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि यह एंडोक्राइन इन नेचर है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।